हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। अब कोविड के केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो आप ये बिल्कुल मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है अपना स्पीड अप करें प्रिपरेशन उसी उसी तरह से। और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपका चल रहा है रिवीजन, हमारा जो रैपिड रिवीजन वाला जो सीरीज़ चल रहा है उससे आप रिवाइज़ कर रहे हैं। और पुराना भी जो हमारा लेक्चर है, जो ईपीएफओ बेस्ड जो क्वेश्चन सीरीज़ है, उसको भी आप करते रहें। गैप का काफ़ी पढ़ें आपका, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसके बाद आप मैथ्स भी बहुत प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वांट भी आप जितना भी हमारे चैनल पे जितना भी लेक्चर अभी तक अवेलेबल है जो क्वांट का, उसको अच्छे से देखें और आप क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें किसी भी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, अब देखिए हमारा इकोनॉमी का जो सीरीज़ चल रहा था, तो पहला वाला लेक्चर तो आपका काफ़ी अच्छा कमेंट मिला और आप लोग को वो काफ़ी यूज़फुल लगा। तो ये वाला लेक्चर भी जो है बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइंड है कि आपका मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर किया जाए मिनिमम टाइम में। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पर किसी भी चीज़ में। ठीक है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आपको उतना डिटेल में जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका एम है एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इकॉनमी में, उसमें एटलीस्ट 90% 80% क्वेश्चन जो है वो सही करना है। ठीक है, अब पहले वाला हमारा लेक्चर जो था वो आपने देखा कि हम लोग कितने कंसाइज वे में उसको जीडीपी, जीएनपी, डिफ्लेटर और सारे कंसेप्ट्स को हम लोग देखें। अब हमारा जो दूसरा लेक्चर है ये हमने प्लान किया था, एज प्लान जो था वो था बजटिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, हमने प्लान किया था कि इसको हम लोग साथ में देख लेंगे। बजटिंग जो हमारा जो रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब को भी सोचे थे कि इस लेक्चर में ही कवर कर लिया जाएगा। लेकिन टैक्सेशन जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए ये वाला जो आपका बजट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और अभी जो है हम लोग देखेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन हम लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि आपका क्वेश्चन एक पिछले बार आया हुआ है एक टैक्सेशन का, और भी आपका टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। तो हम लोग एक बार पूरा टैक्सेशन को फ्रॉम द वेरी बेसिक और मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है उस तरह के एक बार रेंज को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करना है। और तीसरी बात क्या है कि आपको जो है रिवीजन भी करना है। अब जैसे इस लेक्चर को हम लोग अगर काफ़ी बड़ा कर देंगे, काफ़ी लेंदी कर देंगे, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड कर देंगे, तो आप फिर इसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल एम बना के चलें कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लेक्चर से अपना इकॉनमी कंप्लीट करना है। ठीक है, एक आपको पहले अपना सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप इस लेक्चर से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप किसी और लेक्चर को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप बस उसी लेक्चर को फॉलो करें, आप इधर उधर ज़्यादा ना भटके। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो काफ़ी प्रेशियस है। आप जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे सेम चीज़ को, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो है हम लोग यहाँ पर पहले टैक्सेशन में क्या क्या देखेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन देखेंगे कि टैक्स कैसे लिया जाता है, कौन लेता है, ये सब कंसेप्ट एकदम क्विक क्विक उसको बहुत ब्रीफ वे में पढ़ के हम लोग उसको निकलेंगे। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस, वो सब भी होता है। ये वाला जो है फाइनेंस कमीशन वाला जो है आपका टैक्स डिवोल्यूशन वाला, ये हम लोग देखेंगे बजटिंग वाले में। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पहले हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पर इसको कवर कर लेंगे, लेकिन ये वाला टाइम के क्रंच की वजह से जो आपका टर्म ऑफ रेफरेंस और फाइनेंस कमीशन का जो ये टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेंगे अगले वाले बजटिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग और क्या देखेंगे, देखिए जैसे टैक्स बायंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, लाफेयर कर्व, उसके बाद आपका टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ है, ये मोर देन एनफ है आपके टैक्स के लिए। अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आपका टैक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ईपीएफओ का तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जो जो आपका पुराना क्वेश्चन आया वो आपने देखा है, एक सिंपल सेस का क्वेश्चन आया है। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग को अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक लेक्चर में ही कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए सबसे पहले क्या होता है टैक्सेशन में, टैक्सेशन किसी भी कंट्री का टैक्स जो सिस्टम होता है हर कंट्री का अलग होता है। ठीक है, हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो टैक्सेस का ना बहुत सारा स्टेजेस होता है। ठीक है, स्टेज होता है, स्टेजेस ऑफ टैक्सेशन होता है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं लेवी।
लेवी मीन्स कि मतलब कौन, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर इन द मतलब कि आपका यूनियन भी जो है वो टैक्स करता है और स्टेट भी आपका टैक्सिंग करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि शेड्यूल 7 में जो आपका जो लिस्ट्स दिया हुआ है टैक्सेशन का, वो क्लियरली डिफाइंड है यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो उसके अनुसार जो है उन लोग स्टेट और यूनियन जो है वो लीवी करते हैं टैक्स। लीवी करने का मतलब क्या हुआ कि वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है। लेवी करने का मतलब लगाना टैक्स, ठीक है। थ्रू एन एक्ट होता है, आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी टैक्स जो है इंडिया में विदाउट एनी लॉ जो है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है अथॉरिटी जो होता है या तो वो यूनियन हो सकता है या तो वो स्टेट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा कंडीशंस होता है, ठीक है। जीएसटी आने के बाद तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है, बहुत सारा चीज़ यूनिफाइड हो गया है टैक्स। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत सारा टैक्सेस ऐसा था जो कि आपका यूनियन लीवी करता था और यूनियन ही कलेक्ट करता था, ठीक है। और कुछ ऐसा टैक्स था जो यूनियन लीवी करता था और स्टेट कलेक्ट करता था, ठीक है। कुछ था जो स्टेट कलेक्ट करता था, मतलब स्टेट लीवी करता था और स्टेट खुद कलेक्ट करता था, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस पहले होता था, लेकिन अब जो है बहुत सिंप्लीफाई हो गया आपका टैक्स। अभी भी कुछ कुछ टैक्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि आपका कलेक्शन अथॉरिटी जो है वो स्टेट या सेंटर हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एक्ट या डिपेंडिंग ऑन प्रोविजन ऑफ द एक्ट जिसके अंडर जो है टैक्सेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन अथॉरिटी होता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट मशीनरी भी हो सकता है और यूनियन का भी हो सकता है। अब जैसे आपका इनकम टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है बताइए, वो आपका सेंटर कलेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जैसे कलेक्शन होता है तो यहाँ से आप लोग जनरली सुनते होंगे कि टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है, टैक्स प्रोसीड्स। ये बहुत, अब देखिए ये टर्म जो है आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप जो टैक्स लेते हैं, ठीक है, तो आप टैक्स लेते हैं तो वहाँ से आपको क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू आता है, ठीक है। आपने कलेक्ट कर लिया टैक्स, आपका रेवेन्यू आ गया। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ये तो टैक्स कलेक्ट करने में इसका कुछ लोग इसमें लगे होंगे, कुछ खर्चा आया होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, सैलरी का। तो ये सब जो खर्च होता है इसको हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, ठीक है। तो ये जो निकल के आता है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, हम लोग टैक्स रेवेन्यू को नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं टैक्स प्रोसीड्स को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स यहाँ पर है। अब जो टैक्स प्रोसीड आपका जमा हुआ या तो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगा या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में होगा। अगर वो स्टेट का टैक्स है तो स्टेट में चला जाएगा, यूनियन का टैक्स है तो यूनियन में चला जाएगा। अब क्या होता है, देखिए बहुत सारा टैक्सेस ऐसा होता है जो कलेक्ट करने के बाद जो है वो स्टेट और सेंटर आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप हम लोग जो पढ़ेंगे डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है कुछ, ठीक है, जहाँ पर से जो है सेंटर जो है वो डिवॉल्व करता है स्टेट को, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कौन सा पैसा जो है कौन अथॉरिटी है यूटिलाइज़ करने के लिए, और हम लोग आगे जब इसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझे 3 स्टेज है, एक है लीवी, एक है कलेक्शन और तीसरा है यूटिलाइजेशन। जो भी आपने टैक्स प्रोसीड्स आपका जमा हुआ है उसको कौन यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन क्या होता है और कौन लीवी करता है, कैसे लीवी करता है, इसका तरीका क्या होता है, ये सब हम लोग सब देखेंगे। देखिए क्या है पे, द टैक्स दैट इज लीविड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशंस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसका देखिए मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत एक सिंपल डायग्राम में समझते हैं। एक टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है, और आप हैं या कोई कॉरपोरेशन है, एक यूनिट है मान लेते हैं, ठीक है, टैक्स जो टैक्सेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टैक्सिंग अथॉरिटी है ये आप पे कुछ टैक्स लीवी की, ठीक है। अब आपके जो ये टैक्स लीवी करी, या तो ये आपके इनकम पे कर सकती है या तो आपके प्रॉफिट पे कर सकती है। आप कहीं से कमा रहे हैं तो उसके इनकम पे करेगी, या आप कहीं से कुछ सामान बेचे हैं या आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे तो आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर ये जो है टैक्स लीवी करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप इसी टैक्स को जो है इस टैक्सिंग अथॉरिटी को आप ये टैक्स दे देंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखिए, यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस मतलब किस पर लग रहा है टैक्स, ठीक है। तो आप पे क्या है कि आप पे टैक्स लग रहा है और आप ही पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप पे टैक्सिंग अथॉरिटी ने टैक्स लगाया, लीवी किया और आपने ही ये टैक्स भरा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम पर्सन पे जो है इम्पैक्ट और इंसिडेंस पड़ रहा है। तो ये जो है ये इस तरह का टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कोई अथॉरिटी आप पे टैक्स लगाया है और वही आपसे वसूल रहा है और आप ही खुद दे रहे हैं वो टैक्स को, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है आप जानते हैं, बहुत ही सबसे
प्राइम एग्जांपल इनकम टैक्स, आपके कमाई पर कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और भी बहुत सारा टैक्सेस होता है जो कि आपका जो है डायरेक्टली अथॉरिटी आपसे चार्ज करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका नेचर क्या होता है, नेचर बताइए क्या होता है। इसको कहते हैं दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव ये क्यों कहा जाता है, जैसे आप सोचिए कि एक आदमी का इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है, और इनकम टैक्स जो है वो 10% लग रहा है, ठीक है। इस स्लैब में जो जिस स्लैब में ये लाई कर रहा है उस स्लैब का जो इनकम टैक्स है वो 10% है, ठीक है। तो अगर 10% लग रहा है तो इसका टैक्स कितना हो गया, 10 रुपीज़ देना पड़ेगा इसको। एक दूसरा आदमी है उसका सैलरी 1000 है और ये भी सेम स्लैब में ही लाई करता है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 100। तो आप देख रहे हैं कि कम वाले को 10 रुपीज़ देना पड़ा है, ज़्यादा वाले को 100 रुपीज़ देना पड़ा है। तो यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबको अपने हैसियत के हिसाब से इन टैक्स देना पड़ेगा, यानी ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ये सही बात भी है। आपको किसी भी जगह इक्विटी का जो बात होता है वो ये होता है कि आप जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा योगदान देंगे अपना टैक्स में, जो कम कमा रहे हैं वो कम देंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है जो डायरेक्ट टैक्स का, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इट इज़ नॉट एट ऑल इन्फ्लेशनरी, ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, ये आपका जो फॉर दैट मैटर कोई भी तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है वो इन्फ्लेशनरी इन नेचर नहीं होता है। इन्फ्लेशनरी मतलब कि उसको इम्पोज करने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगा, ठीक है। उल्टा ऐसा कभी होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कभी जो है मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो आप जो है इनकम टैक्स को जो है वो बढ़ा सकती है, अगर उस कुछ सरचार्ज लगा दे, ठीक है। तो इस तरह का काम करती है वो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो इन्फ्लेशनरी नहीं है इन नेचर, मतलब आपके इनकम टैक्स बढ़ाने से जो है वो आपके मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगा। दूसरा क्या है, इट इज़ लिविड ऑन इनकम और स्लैश प्रॉफिट। यहाँ पर हमने देखा या तो आप इनकम कमाएंगे या तो प्रॉफिट कमाएंगे और उस पर ही हम लोग ये टैक्स देंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए लिस्ट ऑफ सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन सा है। कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो मैक्सिमम इनकम दिलाता है डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद देखिए होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं मैट। अब देखिए क्या होता है ना, कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट्स या हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जनरली जब जो पैसा कमाते हैं तो किसी को भी टैक्स देने का तो मन रहता नहीं है, सब टैक्स जो है अपना छुपाते हैं इधर उधर। तो क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं कि बहुत मतलब अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स काफ़ी घटा लेते हैं, ठीक है। तो जब टैक्स वो घटा लेते हैं तो उस केस में अब होता है कि वो टैक्स रेवेन्यू जो है वो घटने लगता है और कॉर्पोरेट टैक्स में जो मतलब कलेक्शन ढंग से नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल लाया कि नहीं, अगर आप कैसा भी कर रहे हैं, आप कितना भी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 18.5% ऑफ योर बुक प्रॉफिट, ठीक है। बुक प्रॉफिट एक टर्म है जिसको हम लोग इन लोग बेस लेते हैं इन टैक्स कैलकुलेशन में। तो 18.5% तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 18 मतलब अगर आप जो है जैसे उसमें कुछ लिमिट है 15% से अगर आप नीचे जाने लगते हैं, अगर आपका कॉर्पोरेट टैक्स नीचे चला जाता है तो आपको इतना जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मैट को डिटेल में पढ़ लें, हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये भी ये एक, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि मैट आपका क्या है तो दिस इज़ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब आपका जानते हैं कि आप किसी भी जगह किसी भी कंपनी में जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करता रहता है, उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो वहाँ पर भी डिविडेंड जो है उनका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है काट कर उनको दे दिया जाता है उनका डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब देखिए क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ कि आपको कुछ सेलिंग या बाइंग करके आपने कुछ कैपिटल गेन किया है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है STCG, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, हाँ इसको STCG बोलते हैं और LTCG बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या अंतर होता है, इसमें सिर्फ ड्यूरेशन का अंतर होता है। इसमें जनरली जो है ये 36 मंथ्स के विद इन आप अगर सेल करते हैं, ठीक है, तो आप पे STCG लगेगा। मतलब आप कोई भी सामान खरीदें, ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदें और आप उसको 36 मंथ के अंदर ही बेच दिए फिर से, ठीक है, तो आप पे जो लगेगा वो लगेगा STCG, ठीक है। लेकिन अगर आप 36 मंथ के बाद बेचते हैं तो आप पे लग जाएगा LTCG, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि कैपिटल गेन्स टैक्स भी दो तरीका का होता है, STCG और LTCG। और ऑब्वियसली STCG का जो परसेंटेज है वो LTCG से कम रहता है, इसी कारण वो कम रहता है। अब यहाँ पर शायद जो है गवर्नमेंट कुछ रूल चेंज कर दी है
ठीक है। मूवेबल एसेट्स के लिए वो 24 मंथ्स हो गया, लेकिन इमूवेबल एसेट्स के लिए वो 24 मंथ्स हो गया, लेकिन जो आपको मूवेबल एसेट्स है जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स, अगर वो सब भी आपका होता है तो उसमें अभी भी जो है वो 36 मंथ है। तो इस चीज़ को आप देख लें, अगर आपको टाइम होगा तो इसके बारे में आप देख लें, लेकिन यहाँ पर आप समझ लें कि कैपिटल गेंस टैक्स जो होता है वो यही होता है। उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी होता है। आप जैसे जैसे जो बॉन्ड शेयर्स मार्केट में बिकते हैं तो उस पर जो बिकने पर जो उसका वैल्यूएशन होता है, ठीक है, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसको भी बोलते हैं, और ये भी काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद देखिए आपका ये है वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये जो है पहले के ज़माने में हमारे यहाँ लगता था, यहाँ पर सिर्फ आपको बता दिया गया है कि ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए स्टेट भी कुछ डायरेक्ट टैक्स लेवी करती है। क्या क्या करती है? लैंड रेवेन्यू, काफ़ी बड़ा चीज़ है ये। आप ये लैंड रेवेन्यू जानते हैं, गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा मतलब पोर्शन जो है टैक्स का वो यहाँ से आता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स भी आप देखते हैं बहुत जगह जो है इसको डिवॉल्व कर दिया गया है, लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट को भी दे दिया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किसी किसी स्टेट में है। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, देखिए प्रोफेशनल टैक्स भी आप एक तरह से कह सकते हैं काइंड ऑफ इनकम टैक्स फॉर स्टेट है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नॉमिनल होता है। ठीक है, ये आप अगर आप रेंज करेंगे तो ये लगभग 120 रुपये से 1000 रुपये तक वैरी करता है, तो मतलब काफ़ी कम पैसा होता है, ये एक और सिग्निफिकेंट पैसा नहीं होता है, लेकिन ये जो है ये लगता है आपके इनकम के बेसिस पे ही। ठीक है, उसके बाद क्या आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। देखिए अब एग्रीकल्चर जो है वो नॉन टैक्सेबल है, सेंटर तो उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है, लेकिन कोई स्टेट जो है अगर वो चाहे तो उस पर लगा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको लॉ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली अभी स्टेट्स को टैक्स नहीं करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आप जानते हैं काफ़ी मतलब क्रूशियल सेक्टर है इंडिया का, और वो प्रमोट करने के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट जनरली टैक्स नहीं करती है। तो इसी कारण हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में जो है इससे कुछ खास रेवेन्यू आता नहीं है, कहीं तो है नहीं अभी तक, तो इसीलिए। लेकिन ये अगर लगेगा तो ये भी लगेगा ऑन इनकम, तो इसी कारण ये काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए क्या अभी तक हमने किया, जैसे यहाँ पर भी एक आपका टैक्सिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, ये आपका एक शॉपकीपर है। ठीक है, और अब ये जो टैक्स, अब ऑब्वियसली शॉपकीपर बिजनेस कर रहा है, तो अब ये जो टैक्सिंग अथॉरिटी है इस पर ये टैक्स लीवी करेगी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए शॉपकीपर पे इंसिडेंस पड़ रहा है टैक्स का, मीन्स उसको ये टैक्स भरना है, और ये टैक्स का पैसा जो है वो उसको टैक्स पेयर को देना है, मतलब टैक्सिंग अथॉरिटी को देना है। और दूसरा क्या है आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर कस्टमर। अब देखिए क्या होता है कि कस्टमर जो है वो सामान खरीद रहा है। ठीक है, वो सामान खरीद रहा है, और शॉपकीपर जो है वो जीएसटी या जो भी फॉर दैट मैटर जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, उसको उस पर ऐड करके ही कस्टमर को बेच रहा है। तो कस्टमर जो है वो टैक्स क्या दे रहा है? शॉपकीपर को, और शॉपकीपर जो है वो टैक्स अथॉरिटी को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनली जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ा है वो किस पे पड़ रहा है? कस्टमर पे। ठीक है, लेकिन इंसिडेंस जो है वो किस पर है? शॉपकीपर पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑन टू डिफरेंट पर्सनस, इसका मतलब यही हुआ, मतलब पैसा वो फाइनली कस्टमर से ही ले रहा है, लेकिन वो देना जिसको जीएसटी फाइलिंग आप जानते हैं, शॉपकीपर को ही जीएसटी फाइलिंग अपना करना पड़ेगा। कस्टमर तो है वो सामान लेके चला जाएगा अपना, उसको वो उसने अपना टैक्स पे कर दिया। अब शॉपकीपर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो टैक्स कलेक्ट किया था कस्टमर से वो टैक्स अथॉरिटी को दे दे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। अब बताइए रिग्रेसिव क्यों है? अब ये कस्टमर जो है ये या तो अंबानी भी हो सकता है या एक गरीब आदमी भी हो सकता है। तो अंबानी भी जो है वो सेम टैक्स पे कर रहा है, और गरीब आदमी जो है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो हो गया, ये टैक्स जो हो गया ये रिग्रेसिव इन नेचर हो गया। ठीक है, मतलब आप जो है दोनों से सेम टैक्स कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर इक्विटी वाला कंसेप्ट नहीं आता है, तो इसीलिए जो है ये बहुत ही रिग्रेसिव इन नेचर है। इसी कारण बोला जाता है कि जो खास करके आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो ग्रेटर होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, मतलब कलेक्शन वाइज भी और नंबर वाइज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सिंग करें। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सिंग जो है वो जनरली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ करती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। और देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ इन्फ्लेशनरी इन नेचर ऑल्सो। इन्फ्लेशनरी कैसे? क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे, सामान का दाम बढ़ेगा, तो आपका जो है एक कह सकते हैं कि आपका डिमांड साइड जो है, डिमांड साइड से जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इन नेचर हो सकता है। ठीक है, यानी जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग बढ़ाते हैं तो वो इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा बताइए?
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक में जो होता है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है, दूसरे में दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। एक प्रोग्रेसिव है, एक रिग्रेसिव है, एक नॉन इन्फ्लेशनरी है, एक इन्फ्लेशनरी है। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देखिए क्या होता है कि टैक्सेशन का एक मेथड होता है। ठीक है, खास करके इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का दो मेथड होता है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। एक होता है स्पेसिफिक टैक्सिंग, एक होता है एड वैलोरम। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि टैक्स इम्पोज्ड बेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये जो है टैक्स लगता है ये किसी स्पेसिफिक फीचर ऑफ कमोडिटी पे लगेगा। ठीक है, ये जो है ये उसके वैल्यू पे नहीं लगता है। वैल्यू मीन्स जैसे अगर कोई सामान मेरे पास है, एक साबुन है, ठीक है, तो उस साबुन के हम लोग जो है उसके लेंथ पर जो है हम लगा देंगे टैक्स। ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है वो हम नहीं लगाएंगे, या एक साबुन पर एक टैक्स फिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरह का साबुन है तो उसका इतना टैक्स लगेगा। अब उसका कितना वैल्यू हो रहा है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के टैक्स को बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है टैक्स ऑन लेंथ ऑफ सिगरेट लगता है। ठीक है, सिगरेट आप सुनते होंगे, सिन गुड में आता है, तो बहुत जगह क्या होता है कि सिगरेट के लेंथ पर जो है टैक्स फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, उसके वैल्यू पे नहीं, उसके लेंथ पर। तो इस तरह का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल वो भी एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक टैक्स है क्योंकि वो उसके वॉल्यूम पे लगता है। उसके बाद क्या है देखिए एड वैलोरम। एड वैलोरम क्या है कि टैक्स इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस और टोटल वैल्यू ऑफ, मतलब उस सामान का फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है उस पर हम लोग टैक्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी कितना पे लगता है, उसके वैल्यू पे लगता है, वैट जो है वैल्यू पे लगता है। तो इस तरह का टैक्स को बोलते हैं एड वैलोरम। और हर कंट्री में जान लीजिए मिक्स ऑफ स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम होता है। ठीक है, कहीं कोई टैक्स जो है वो स्पेसिफिक टैक्स होगा, कहीं पर वो एड वैलोरम होगा। तो इस तरह का जो आप समझ लिए, अगर आपको कहीं आता है कि एड वैलोरम क्या है तो आप परेशान नहीं हो जाएं। वो होता है कि उसके वैल्यू पर अगर टैक्स कर रहे हैं तो उस तरह के टैक्स को बोलेंगे एड वैलोरम। और जो स्पेसिफिक टैक्स हुआ वो किसी भी उसके स्पेसिफिक फीचर पे उस कमोडिटी के हम लोग टैक्स करेंगे। हम लोग देखिए क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब जीएसटी से पहले जो है हमारा जीएसटी आप जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का जो एम है वन नेशन वन टैक्स, तो उसमें क्या था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया के उसको सब्स्यूम कर देना है वन टैक्स में। ठीक है, और उसमें कोशिश भी था कि पूरे कंट्री में हर सामान पर एक ही टैक्स रेट भी लगे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पर जीएसटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे स्लैब्स क्रिएट किया गया, बहुत सारा 0%, 5%। ठीक है, तो अभी जीएसटी आने के पहले आपका जो जो टैक्सेस था उसको जो जो और इसमें सब्स्यूम हो गए हैं वो देख लीजिए। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या था, सेंट्रल एक्साइज जो है वो चला गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी चला गया, सर्विस टैक्स चला गया। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कॉमनली जैसे काउंटर वेलिंग सीवीडी होता था वो भी आपका जो मतलब एक हम लोग लगाते थे कस्टम ड्यूटी जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता था, उसके अलावा हम लोग सीवीडी लगाते थे, ये भी आपका चला गया है जीएसटी में। ठीक है, उसके बाद स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ये भी आपका चला गया है जीएसटी में। बहुत सारा टैक्सेस है जो आपके सब्स्यूम हो गया जीएसटी में। हम लोग जब एक जीएसटी का एक बार क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जीएसटी को नहीं मतलब डिटेल में जा रहे हैं, यहाँ से वो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा टैक्स सब्स्यूम हो गया। अब तो ये तो हो गया सेंट्रल टैक्सेस। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेट का भी कुछ कुछ टैक्स है। जैसे स्टेट का वैट था, पहले आप सुनते होंगे वैट और सेल्स टैक्स लगता था, तो ये जो आपका सब्स्यूम हो गया जीएसटी में। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्ट्रॉय क्या होता था कि आपका मूवमेंट जो होता था, इंट्रास्टेट रेट जो होता था, तो उसमें क्या लगता था, मूवमेंट टैक्स होता था। जब आप एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जाते थे तो वहाँ पर भी जो है ये अब जो है ये जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो कंट्री में है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, और ख़ास करके टैक्सेशन के वजह से जो है आप अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को जो है कम नहीं करें। क्योंकि होता था कि आप जानते हैं कि टैक्स हर स्टेट का अलग टैक्स होता था, आपका हर रूल्स होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था बिजनेसेस जो है उनको काफ़ी परेशानी आती थी। इसीलिए जो है ये सब टैक्स को सब्स्यूम करके सिर्फ एक टैक्स अब आप पे लगेगा और उसका जो है मॉनिटरिंग भी काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे परचेज टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सब जो है ये जीएसटी में सब्स्यूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सब्स्यूम नहीं हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सब्स्यूम हो गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन सा सब्स्यूम नहीं हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल के लिए जानते हैं आप स्टेट जो है एक्साइज ड्यूटी लगाती है और जो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है स्टेट के रेवेन्यू का। ठीक है, ड्राई स्टेट्स में जो है वहाँ तो नहीं आता है इसका पैसा, जहाँ पे मतलब लीकर बंद है,
जैसे बिहार और गुजरात, लेकिन बाकी जगह जो है अल्कोहल पे जो है वो टैक्स करती है और काफ़ी जो है इस पर पैसा कमाती है। उसके बाद आपका कस्टम ड्यूटी जो लगता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, ये भी जो है आपका कभी अभी भी ये आउट ऑफ ये है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर जो आपका लगता है एक्साइज, और आपका जो इवन वैट भी लगता है, ये सब 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 अभी जो है वो जो अभी इंक्लूडेड नहीं हुआ है, मतलब सब्स्यूम नहीं हुआ है जीएसटी में। और स्टेट जो है वो इसको करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर पार्ट है स्टेट रेवेन्यू का, ठीक है। और जो उसके बाद एक है यार आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे आपका सरचार्जेस एंड सेस, ठीक है। देखिए अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस जो होता है सरचार्ज लगता है, सेस लगता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए सरचार्ज इज़ अ फी एडेड टू एनी टैक्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सरचार्ज जो होता है ना, गवर्नमेंट आपके लगाती है। जैसे जनरली आपके कॉरपोरेट टैक्सेस पे आपका सरचार्ज लगता है, तो उसका मतलब क्या होता है सरचार्ज का? ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। जैसे टैक्स ऑन टैक्स कैसे, देखिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचिए आपका इनकम, आपका है इनकम 1000 है, आप पे 10% जो है हम जो आपके लगा दिए टैक्स, आपका इनकम टैक्स आ गया 10%, तो आपने कितना दिया 100 रुपया, ठीक है। अब जो है आपका 100 रुपया अमाउंट हो गया टैक्स अमाउंट। अब इसमें हम पे 10% सरचार्ज लगा देंगे, 10% सरचार्ज करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 10 रुपये आपका। तो फाइनली जो आपको मतलब टैक्स अथॉरिटी को जो पैसा देना पड़ेगा वो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया नहीं, 110 रुपये, ठीक है। तो सरचार्ज का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब समझ रहे हैं, आपका जो भी टैक्स का वैल्यू आया, जैसे यहाँ पर 100 रुपये आया, आपका 1000 रुपये इनकम था, आपका टैक्स 100 रुपये आया, हम लोग फिर टैक्स पर जो है आपका सरचार्ज लगा देंगे, ठीक है। टैक्स को बेस लेकर आपका 10% का सरचार्ज लगा देंगे, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ जो है, सेम कंसेप्ट आपका सेस में भी अप्लाई होता है, लेकिन सेस जनरली जो उसका परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है, जैसे 0.5 ऐसा करके आपका होता है। तो यहाँ पर ये है, इट इज़ इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स लिविड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए क्या होता है, सरचार्ज जो है गवर्नमेंट जो है वो लगातार चलाते रहती है, ठीक है। सरचार्ज जो है गवर्नमेंट का चलते रहता है। अब वो पर्पस जो है आपका, पर्पस ऑफ सेस कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे बताइए कि स्वच्छ भारत सेस था, बहुत इंपॉर्टेंट सेस था। उसके बाद कृषि कल्याण सेस होता है। तो ये सब जो है हर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो है आपका सेस लगाया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि वंस वो पर्पस जब सर्व हो जाता है तो गवर्नमेंट सेस हटा देती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सरचार्ज और सेस को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें। तो सरचार्ज आपका क्या था कि सरचार्ज आपका लगा रहता है, वो चलते रहता है, आपका टैक्स ऑन टैक्स चल रहा है, वो चले जा रहा है, वो अगर आपकी इनकम पे लग रहा है तो वो लग रहा है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। सेस जो होता है, सेस का मतलब क्या हुआ कि हम किसी गवर्नमेंट को कोई काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको अगर स्वच्छ भारत मिशन ही चलाना है तो उसके लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, तो वो बोलेगी अच्छा ठीक है, ये पैसा जो है हम सेस के थ्रू जो है कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूज़ करता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि सरचार्ज और सेस में ये डिफरेंस है। उसके बाद देखिए क्या है, सरचार्ज ऑल्सो गोस, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन बी स्पेंट ऑन एनी पर्पस। देखिए कोई भी पैसा जो आप जानते हैं टैक्स में जो होता है, खास करके जो सेंटर मतलब टैक्स जो कलेक्ट करती है, वो सारा पैसा जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जिसको हम लोग CFI भी बोलते हैं, ठीक है। और CFI में आने के बाद फिर अप्रोप्रिएशन करके जो है अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है उसको निकाल सकती है। तो अब क्या है यहाँ पर कि सरचार्ज का जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो जाता है, लेकिन वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन जो सेस का अभी हमने क्या कहा कि जैसे सेस जो है वो सेस का भी पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, लेकिन वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट वो ऐसे नहीं खर्च कर सकती है किसी दूसरे पर्पस के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा कि वो CFI का से निकाल के वो पैसा किसी दूसरे एक डेडिकेटेड फंड में उसको ट्रांसफ़र कर दे और वहाँ से वो खर्च करे, ठीक है। और उस फंड को जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करना है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझें कि सरचार्ज और सेस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सरचार्ज का पैसा जो है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, और दूसरा जो है सेस का जो है पैसा वो आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि जो सरचार्ज का पैसा है दैट इज़ नॉट शेयरेबल विथ स्टेट। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट में, जब हम फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक होता है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ठीक है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ये वो पैसा होता है जो कि सेंटर जो है स्टेट के साथ शेयर करती है, ठीक है। तो इसमें जो है सरचार्ज लाई नहीं करता है, मतलब सरचार्ज का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर का है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा स्टेट्स जो है इसको ये भी करता है कि सरचार्ज का पैसा उनको भी मिलना चाहिए, या फिर सरचार्ज को ही आप हटा दीजिए,
ठीक है। तो ये भी स्टेट का मांग रहता है कि सरचार्ज के थ्रू आजकल जो है सेंटर जो है वो काफ़ी पैसा जो है वो ले रही है और वो शेयर नहीं कर रही है स्टेट के साथ, ठीक है। इस देखिए अब सेस का भी क्या है, सेस का तो सिंपली ये मतलब है कि क्योंकि वो पर्पस के लिए वो पैसा लिया जा रहा है तो वो तो बिल्कुल ही शेयरेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी दोनों ही शेयरेबल नहीं है विद स्टेट्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब जैसे हमने कहा कि मेन सरचार्ज आपका कैसा लग रहा है, हाई इनकम स्लैब्स में अगर आप सुपर रिच हैं तो आपकी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर जो है वो जो है लग जाता है सरचार्ज आपका कुछ परसेंटेज। और आपका जो बहुत फेमस सेस जो है वो सब है एजुकेशन सेस, रोड सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस, ठीक है। तो आपने देखा कि सेस का जो मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर एम, किसी मकसद के लिए जो है वो लीवी किया जाता है, लेकिन सरचार्ज का जो पैसा है वो जस्ट आपका एक तरह का इनकम का स्रोत है गवर्नमेंट का, और वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। बढ़ते हम लोग आगे। अब देखिए आपका जो है जस्ट एक क्वेश्चन आया था आपकी ईपीएफओ में, हमने जो है स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को लिया था। देखिए क्या है, सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज़ अ टाइप ऑफ, देखिए सेस सबसे पहले क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स है। तो आपका सबसे बाकी तो है ये, देखिए सब्सिडी नहीं है, ये गलत हो गया। इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी बिल्कुल गलत। कार्बन इंसेंटिव फॉर सेलिंग कार्बन परमिट, ये तो एकदम ही नहीं है। तो आपका जो सबसे सही ऑप्शन हो गया वो हो गया कार्बन टैक्स, ठीक है। यहाँ आपको इतना डिटेल में नहीं भी पता होता सेस का, तो आप समझते कि अगर सेस जो है वो एक काइंड ऑफ टैक्स है तो इतना ही सही आपका इसका क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। हमने इतना डिटेल में सेस सरचार्ज को इसलिए पढ़ा कि अगर आपका ईपीएफओ में कोई क्वेश्चन आता है सेस और सरचार्ज से रिलेटेड तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे आपका हमने टैक्सेस पढ़ लिया, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा सेस और सरचार्ज। अब हम लोग देखेंगे टैक्स से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब आपका एक टर्म आता है सबसे पहले टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी क्या होता है, देखिए देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जीडीपी के टर्म में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ सर्टेन परसेंटेज से बढ़ रहा होगा, तो अगर वो कुछ ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ता है, ठीक है, तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू जो नॉर्मली आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आप कैलकुलेट करते हैं, आप देखेंगे कि उससे उसमें ग्रोथ भी उसी के प्रोपोर्शनली आया है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंट्री में अगर आपका जीडीपी ग्रोथ की वजह से आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस कंट्री का जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है वो बाइंड स्ट्रक्चर है, टैक्स बाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे देखिए टैक्स बायंसी एक्सप्लेन्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन जीडीपी। इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंज इन जीडीपी। मतलब अगर जीडीपी आपका बदल रहा है तो अगर आपका टैक्स का रेवेन्यू जो है उसी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज़ अ टैक्स बायंड कंट्री, ठीक है। और ये है, और देखिए क्या है, व्हेन अ टैक्स इज बाइंड इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। मतलब आप जैसे जीडीपी बढ़ा रहे हैं तो मेरा टैक्स भी बढ़ेगा, हमको उसके लिए टैक्स रेट बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। अगर 10% हम ले रहे थे पहले तो बाद में भी हम 10% ही लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा टैक्स बढ़ेगा। तो टैक्स बायंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रोथ रेट जो टैक्स रेवेन्यू का है और डिवाइड कर देना है आपको ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का, ठीक है। ये देखिए कुछ ग्राफ बना हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का आपका टैक्स बाइंड का जो ये है, और अभी एक्सपेक्टेड है आपका 2021 से 22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1.2 है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका ग्रोथ रेट है, समझिए आपके ग्रोथ रेट है टैक्स रेवेन्यू का 36%, ठीक है, और आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है 9% से, तो बताइए कि आपका टैक्स बायंसी कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये कि टैक्स बायंसी क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम लोग देखते हैं लाफेर कर्व, ठीक है। अब हम लोग देखिए इकॉनमी में 2 3 4 कर्व हैं जो हम लोग देखेंगे, आपको भी देख के जाना चाहिए। एक है लाफेर कर्व, उसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे फिलिप कर्व, उसके बाद एक है लॉरेंस कर्व, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका लाफेर कर्व क्या है, लाफेर कर्व ये कहता है कि इफ़ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज अबव अ सर्टेन लेवल, ठीक है, मतलब टैक्स का अगर आप रेट बढ़ा रहे हैं एक सर्टेन लेवल के ऊपर, देन द टैक्स रेवेन्यू कैन एक्चुअली फॉल बिकॉज हायर टैक्स रेट्स डिस्करेज पीपल फ्रॉम वर्किंग। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अब देखिए किसी कंट्री का कोई लीडर है, ठीक है, वो ये सोच रहा है कि अगर हम टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा देंगे 20% 25%, तो क्या होगा कि मेरा जो टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका जो स्टडी किया था इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफेर ने, उन्होंने ये बताया था कि अगर आप टैक्स रेट को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो
पीपल का इंसेंटिव ऑफ वर्किंग जो है वो घट जाएगा। मतलब अगर आप सोचिए जैसे हम अभी टैक्सेबल पूल में आ रहे हैं, ठीक है, और हम पर अगर टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है तो एक टाइम होगा कि मेरा इनकम का 50% या 60% जो है वो टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 60 रुपये हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। तो उसके बाद हमको ये लगेगा कि हम इतना ज़्यादा पैसा कमाने का फ़ायदा ही क्या है, इससे अच्छा हम 40 रुपये ही डायरेक्ट कमाते हैं और टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है। तो यही मतलब होता है कि इससे ये रिलेशन निकाला जाता है कि आपका अगर आप टैक्स का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक आपका ऑप्टिमम टैक्स रेट रखना चाहिए कि आपका जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़े। देखिए ये आपका इधर देखिए ग्राफ क्या है, ये टैक्स रेवेन्यू है आपका जो वाई एक्सिस पर, और टैक्स रेट है आपका एक्स एक्सिस पर। तो यानी अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं इस वाले पर, तो देखते हैं कि मेरा रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन हम जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर देख रहे हैं आपका रेवेन्यू जो है वो घट रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि इसका ये मतलब है कि अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे हमने देख लिया लाफेर कर्व, देख लिया टैक्स बायंसी, देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि टैक्स रिलेटेड ब्लैक मनी, पैरेलल इकॉनमी, जो इस तरह का चीज़ होता है, इसमें क्या क्या होता है। और इसमें हम लोग का कुछ कुछ टर्म होता है, जैसे टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन जो हो सकता है इस पर बेस्ड आ सकता है, ठीक है। अब देखिए टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ठीक है, वेयर बाई टैक्स पेयर यूजेस प्रोविजंस ऑफ लॉ टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। अब जैसे आप लोग भी बहुत लोग टैक्स भरते होंगे, ठीक है। तो टैक्स भरने में आप जब देखते होंगे, आप जब टैक्स फाइल करने जाते होंगे इनकम टैक्स के साइड पे, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारा एग्जेम्पशंस मिलता है, ठीक है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर आप किसी एजुकेशन में किसी को दिए हैं, अपने मतलब डिपेंडेंट्स के एजुकेशन में खर्च किए हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो सब आपका लीगल वेज दिया हुआ है कि आप अपना टैक्सेबल इनकम को घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का और उसके अलावा भी बहुत सारा होता है, हम प्रोविडेंट फंड में या कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, जो कि टैक्स फ्री होता है। तो उस तरह का चीज़ जो होता है हम करके अपना टैक्स लायबिलिटी घटा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, ठीक है। और ये जनरली इनकम मतलब इंडिविजुअल्स करते हैं, कॉरपोरेट्स भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये एक तरह का लीगल वे है जिसके थ्रू हम अपना टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्सेबल इनकम जो है वो उसको घटा सकते हैं, और ये गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार होता है। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस। ये जो है एक स्टेप अप है प्लानिंग से। इसमें क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन द लॉ। अब आप जानते हैं कि हर टैक्स रूल या हर टैक्स लॉ का कुछ ना कुछ लूपहोल होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत लोग जानते हैं, लॉयर्स जानते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स भी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसको क्या होता है कि उनको जो होता है कि वो इसको शॉर्टकमिंग्स लॉ को यूज़ करके वो होता है टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या, ये तो है लीगल लिमिट के अंदर ही, ये आप लीगली ही इसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो है क्या होता है, अगर आप इसको एक्सट्रीम वे में करने लगे तो ये जो होता है क्या कि ये कभी कभी जो होता है इससे टैक्स जो है लॉस भी होने लगता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट को समझ में ये नहीं आता है कि हम कैसे टैक्स करें जब ये जो है ये लूप होल्स को एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का घटने लगता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि GAAR जो गवर्नमेंट लाई है, ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो होता है वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप बहुत जो है एकदम रिगरस वे में अगर आप लूप होल्स को एग्जॉस्ट करके अपना टैक्स लाइबिलिटी घटा ले रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ रूल लाती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, भले ये लॉ के विद इन हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन तो ये होता है कि आपका इलीगल वे यूज़ करके आप जो है अपना टैक्स लाइबिलिटी को घटा लें, ठीक है। इसमें फ्रॉडुलेंट टेक्निक्स होता है, जैसे आप अंडर स्टेटमेंट कर दें अपना, ठीक है, टैक्सेबल इनकम को आप कुछ चीज़ जो आपका इनकम आया उसको आप स्टेट ही नहीं करें, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ होता है, ये तो बिल्कुल इलीगल होता है। या फिर मनी जो है बाहर लॉन्डर कर दें, या फिर आप किसी तरह से पैसा जो है अपना इधर उधर बांट दें कि आपका टैक्स जो लाइबिलिटी घट जाए, वो इनकम टैक्स के लिमिट से नीचे आ जाए। तो इस तरह का चीज़ को हम लोग बोलते हैं इवेजन, ठीक है। तो आपने समझा टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडिंग और टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स प्लानिंग जो है वो लॉ के विदिन होता है, टैक्स अवॉइडेंस भी आपके लॉ के विदिन होता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीमिटीज़ को टच करके जो है बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस करा दिया जाता है। और टैक्स इवेजन तो बिल्कुल ही चोरी है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। आपने काफ़ी देखा और काफ़ी बार सुना होगा कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है। देखिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर इसको क्यों पढ़े ये भी देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज सच एज
पेरेंट कंपनी एंड डॉटर सब्सिडियरी कंपनी और बिटवीन ब्रांचेज ऑफ सेम एंटिटी, ठीक है। द फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पेरेंट सब्सिडियरी इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। अब जैसे आपका कोई एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। ये सोचिए कि आपका ये कंपनी बी जो है वो ए का सब्सिडियरी है, लेकिन इसको हम लोग रजिस्टर किए हैं मॉरिशस में। मॉरिशस आप जानते हैं एक टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन कंट्री मतलब क्या है कि वहाँ पर कंपनीज रजिस्टर करती है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी लीनियंट है। वहाँ पर वो काफ़ी कम टैक्स जो है वो टैक्स करते हैं। तो इस कारण क्या करती है कंपनीज़ जो है मॉरिशस या केमन आइलैंड्स में जाकर जो है अपना कंपनी रजिस्टर कर लेती है और फिर काम जो है वो इंडिया या साउथ एशिया में कहीं काम करती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या लूप होल्स है जिसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू जो है कंपनीज यूज़ करती है, ठीक है। अब जैसे सोचिए कंपनी ए जो है वो इंडिया में काम कर रही है, मेन कंपनी है, ये कोई एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कोई एक मशीन बनाती है और ये मशीन का जो है ये सोचिए मशीन में नट्स बोल्ट्स लगते हैं, तो वो नट बोल्ट जो है वो कंपनी अपने जो अपना सब्सिडियरी कंपनी है उससे वो ख़रीदती है, ठीक है। वो अपने बैलेंस शीट में दिखाती है, अपने प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट में दिखाती है कि वो जो है अपना जो नट बोल्ट्स है वो अपने ही कंपनी से ख़रीद रही है, ठीक है। और उसके बाद वो जो है फाइनल मशीन को बना रही है, ठीक है। अब ये फाइनल मशीन जब बना लेगा तो फिर फाइनल मशीन को बेचेगा और जो बेच के जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को देगा। लेकिन अब क्या होता है कि ये कंपनी ए क्या बोलेगी कि हमको नट बोल्ट जो है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, ठीक है, हमको काफ़ी महंगा मिल रहा है, इसके वजह से मेरा क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट घट रहा है, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट घट रहा है तो मेरा टैक्स जो है वो टैक्स लाइबिलिटी भी घटेगा। तो इसके वे में क्या होगा कि कंट्री को टैक्स भी कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि ये कंट्री ये जो कंपनी ए है ये दिखा रही है कि टैक्स मतलब इसको नट बोल्ट जो है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, तो ये पैसा जो वो क्या कर रहा है वो इनडायरेक्टली कंपनी बी को दे रहा है, लेकिन है तो बी उसी का कंपनी और ये बी जो है ये आपका टैक्स हेवन में है, तो वहाँ पर ये खुद भी कम टैक्स दे रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि ए जो है वो पैसा को घुमा फिरा के अपना ही प्रॉफिटिंग कर रहा है थ्रू मेथड ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। और इसी प्रोसेस को जो हम लोग मतलब होता है ना कि आपका प्रॉफिट को जो है शिफ्ट कर दे रहा है, इसको देखिए द प्रोसेसिंग ऑफ यूजिंग अनयूजुअल ट्रांसफ़र प्राइसिंग टू अवॉइड टैक्स, ठीक है। यहाँ पर टैक्स अवॉइड कर रही है। अगर ए जो है मतलब इंडिया में है तो वो क्या कर रही है कि वो दिखा रही है कि मेरा सामान ही इतना महंगा बन रहा है कि हम टैक्स ही नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये अवॉइड कर रही है टैक्स को और इसको हम लोग बोलते हैं बेस इरोजन। बेस इरोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो हमारा जो टैक्स का बेस है, जो आपका प्रॉफिट है उसी को ये घटा दे रही है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट जो बन रहा है यहाँ पर वो शिफ्ट कर दे रही है दूसरे कंट्री में जो कि आपका टैक्स हेवन कंट्री है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखिए ये सब जो होता है ये सब लूप होल्स होता है जो कि कंपनी एग्जॉस्ट करती है अपना टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का टर्म्स अगर आपको कहीं आए तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है इसलिए क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि यही ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज़ करके क्या होता है जो मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है वो क्या करती है अपना प्रॉफिट को इधर उधर जो है शिफ्ट करते रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि टैक्स करें या ना करें, प्रॉफिट कम है या कम ज़्यादा है, टैक्सेबल है कि नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कंपनीज़ और टैक्सिंग अथॉरिटी के बीच में जो होता है काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो इसके लिए जो है आपका सेंट्रल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये डिसाइड किया कि नहीं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, ठीक है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि ये जो आपका जो भी सामान आ रहा है ट्रांसफ़र प्राइस के थ्रू जो आप अपनी सब्सिडियरी कंपनी से ले रहे हैं उसका एक प्राइस आप स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दें, ठीक है। मतलब वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे कि हमको महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, तो आप उसको एक फ़िक्स कर दें और उसी पे बेस हम लोग टैक्स करेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका टैक्स कन्फ्लिक्ट भी घट जाता है, ठीक है। कंपनीज भी होता है वो अपना टैक्स प्लानिंग कर लेती है कि अच्छा ठीक है चलो इसी दाम पर हम ले रहे हैं तो मेरा फ्यूचर में हमको इतना टैक्स लगेगा हम इतना दे देंगे। तो दोनों तरफ से क्या होगा कि एक तो आपका टैक्स इवेजन रुकेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि कंपनीज और का जो आपका अथॉरिटीज़ है उसमें जो है कन्फ्लिक्ट भी घटेगा। और ये सब जब होगा तो फाइनली आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस EODB जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में ये सब जो है ये सब रिफॉर्म्स लाया जाता है कि आप जो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, और जो है इस कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ करते हैं और जो है डेवलपमेंट में जो है वो उसको ईजी बनाते हैं, ठीक है। अब है हम लोग का एक लास्ट है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा था बताइए आपका, हमने पढ़ा था प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन,
टैक्स के रिलेशन पढ़ा था। तो देखिए अवॉइडेंस वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम का जो कंपनीज़ है जो लीगल वे में यहाँ पर बिजनेस करती है वो अवॉइडेंस ही यूज़ करती है। इवेजन काफ़ी जो मतलब शेल कंपनीज़ हैं वो जनरली लेती हैं, लेकिन अवॉइडेंस जो है वो मैक्सिमम कंपनीज़ ये यही रूट लेती हैं टैक्स बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट का क्या होता है कि इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होने लगता है। ठीक है, देखिए टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल, अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्योंकि वो लीगल लिमिट के में रह कर वो लीगल लूप होल्स को एग्जॉस्ट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज स्केल रेवेन्यू लॉस इज ऑकरिंग ड्यू टू एग्रेसिव टैक्स बैनिंग बाय कॉर्पोरेट यूजिंग अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटीज़। अभी हमने कहा कि ये जहाँ पर भी लीगल लूप होल होगा उसको एग्जॉस्ट करके वो टैक्स बचा लेगा। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट मैनी कंट्रीज़ वर्ल्ड ओवर, ठीक है, इससे परेशान है अवॉइडेंस है। ठीक है, तो वो हर जगह जो है ये एंटी अवॉइडेंस रूल जो है वो लाया गया है। हर जगह नहीं, मैक्सिमम जहाँ कंट्रीज जहाँ बिजनेस होता है वहाँ पर जो है उन लोग इंप्लीमेंट किए हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का। अब ये सेम चीज़ जो है वो इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, इंडिया में भी आया था, और इसका जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1, 2017 से। ठीक है, इसके बाद भी अभी भी इस पर काफ़ी एम्बिग्विटी है, इसका जो है अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, और काफ़ी कंपनीज जो है इसके बारे में जो है परेशान भी रहती है। देखिए अब क्या होता है कि जब आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आया था इंडिया में, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स लोग जो थोड़ा सा वो सतर्क हो गए। ठीक है, वो अब सोच रहे थे कि अब हम इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि पहले तो वो क्या आता था कि वो टैक्स अवॉइड करके जो है ज़्यादा पैसा इंडिया से ले जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जब आपका GAAR आ जाएगा तो टैक्स अथॉरिटीज़ को काफ़ी पावर मिल जाएगा टैक्स करने का। ठीक है, वो बता देंगे कि नहीं ये वाला आप पैसा नहीं बचा सकते, इसका टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह का जो है रूल जब आपका आ जाएगा तो टैक्स अथॉरिटी का पावर बढ़ जाएगा। जब पावर बढ़ेगा तो वही होगा कि स्क्रूटनी भी बढ़ेगा, स्क्रूटनी बढ़ेगा, वो टैक्स अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा तरीक़ा से वो टैक्स कर सकती है। तो उस केस में क्या होता है, इन्वेस्टर जो सोचते थे कि यहाँ से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से घटने मतलब वो यहाँ से ले जाते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जनरली गवर्नमेंट जो है इसके बारे में सतर्क थोड़ा रहती है कि ऐसा भी नहीं कर दें, हम ऐसा भी रूल इतना स्ट्रिक्ट नहीं ला दें कि हमारा इन्वेस्टर जो FDI और FII जो आता है वो ही चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो गार का है अभी भी जो कहेंगे कि आप काफ़ी इसके एम्बिग्विटी है, अभी काफ़ी क्लियर नहीं है इसके बारे में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, लेकिन इस पर है कि इस पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इससे अवॉइडेंस जो है वो टैक्स का कम होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है या एक आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आगे ऑलमोस्ट आपका एंड। तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बजटिंग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे आपका डेफिसिट्स जितना भी है। ठीक है, डेफिसिट्स आपका रेवेन्यू और आपका कैपिटल फिस्कल सब जितना है पार्ट वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका जो देखा हमने फाइनेंस कमीशन वाला जो कंसेप्ट है जो टैक्स डिवॉल्यूशन का। ठीक है, उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है आपका फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन तो इसी सब से आएगा। ठीक है, अगर आता है, ठीक है, पहले तो ये है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आती है तो आप जो है इसको यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि इतना ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा एम क्या है कि आपको रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, हमारा लेक्चर्स भी आप देख रहे हैं, जैसे ये लेक्चर भी आप काफ़ी देखे होंगे कि हम लोग फास्ट वे में इसको कंप्लीट किए, तो आप भी अपना रिवीजन जो है वैसे ही करें। ठीक है, अगर आप एक बार देख लिए, एक बार पहली बार में समझ में आपको लेट लगेगा पहले बार समझ में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आप बस स्लाइड्स को आप जो है देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जो है इसी सीरीज़ से रिवाइज़ करते रहें, अपना इकोनॉमिक्स का जो है कंसेप्ट भी इम्प्रूव करें, और आपका जितना भी क्वेश्चन है अगर आप ढंग से पढ़ इतना भी करके जाते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आप 90% क्वेश्चन जो है उसको सही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बजट और फाइनेंस कमीशन का जो कुछ कंसेप्ट है उसको देखेंगे, और तब तक आप जो है रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।